हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। बोले तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, कैसे गैमेट्स बनते हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ओके, आज उसके रिगार्डिंग हम लोग समझने वाला है कि सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो कैसे दिखता है। राइट जैसा अपन ने स्पर्म देखा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या रहता है और मेल रिप्रोडक्शन के अंदर हार्मोनल बैलेंस कैसे रहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्शन में हार्मोनल इंबैलेंस या बैलेंस कैसे होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है और क्या क्या काम की है। तो चलो पहले अपन चलता है हार्मोन्स के रिगार्डिंग। सो यू कैन कॉल हार्मोनल बैलेंस नहीं बोल सकता, रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन किसके अंदर बोले तो फीमेल रिप्रोडक्शन, आर लिख देता अपन, ठीक है। सो हार्मोनल रेगुलेशन फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता, कैसे होता, उसको अपन देखने वाले, अच्छी तरीके से समझने वाले, ठीक है। अब इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सब जानते हैं। अपन नाम लेता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनेजिंग हार्मोन। अच्छी तरीके से तुम लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं, है क्या नहीं। तो पहले यहां पे एक छोटू सा डायग्राम निकालेंगे अपन। बोले तो ये तुम लोग का रहेगा हाइपोथैलेमस। क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस। अपन सिर्फ HT लिखता है, क्या लिख रहा है यहां पे? HT को पकड़ने का बोले तो हाइपोथैलेमस जो 4 ब्रेन का पार्ट है, बहुत खतरनाक है भाई लोग, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। दूसरा उसके नीचे अपन लेता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या रहेगा यहां पे? लिख देता अपन पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत ही बढ़िया। ये उसका एंटेरियर पार्ट अपन ने ए लिख दिया और यहां पे ये रहेगा उसका पोस्टीरियर पार्ट, अपन ने उसको पी लिख दिया, ठीक है। अब क्या रहता है देखना, समझना ध्यान से। ये बोले तो ओवरी, इसको अपन बोल देता है दिस इज ओवरी। बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो तुम लोग। तो ये तीनों का यहां पे काम पढ़ने वाला है, अच्छे से समझना क्या पढ़ने वाला है, कैसा पढ़ने वाला है, ठीक है। अब क्या रहता है कि ओवरी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होनी है। ओवरी के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की प्रोसेस होनी मांगती है, ठीक है। तो ओवरी के अंदर फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन, सिक्रीशन होता है। ओवरी के अंदर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है। ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। तो ओवरी के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होने वाली है, लेकिन ये कब होने वाली है? प्यूबर्टी एज में, राइट। तो जब लड़की प्यूबर्टी एज में आ जाएगी और इतनी सारी अलग अलग प्रोसेस करनी मांगती है, तब क्या होगा? ओवरी से एक पर्टिकुलर सिग्नल जाएगा। सिग्नल किसको मिलेगा? बोले तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा कि भैया अभी क्या हो गया, प्यूबर्टी आ चुकी है और तू हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसके बोलने के, इसके ऊपर बोलने के मतलब सिग्नल मिलने के ऊपर हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करेगा जिसको अपन बोलते हैं GnRH। GnRH सब लोग जानते हैं, सब पब्लिक को मालूम है। GnRH बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो जाएगा और एक्ट करेगा तुम लोग के एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर। अब एंटेरियर पिट्यूटरी को जैसे ही सिग्नल मिलेगा, मैसेज मिलेगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले सिक्रीट करेगा एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है उसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसमें ओवरी में जाने के बाद करेगा क्या, पहले वो समझने का, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ओवरी पे जाएगा तो सबसे पहली चीज वो करने वाला है, अपन यहां पे लिख देता है क्या क्या करने वाला है। सबसे पहले वो करने वाला है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। क्या करेगा यहां पे? फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट करने वाला है भाई, बहुत खतरनाक है। बोले तो क्या अपन ने अच्छी तरीके से देख चुका है oogenesis के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या रहेगा तुम लोग का? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। इतने सारे फॉलिकुलर फॉर्मेशन करता है। बोले तो जब फॉलिकुलर बनेंगे तो उसके अंदर क्या बनेगा? oocyte भी बनने वाले, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो पहली चीज FSH ने क्या कर दिया, पहला काम उसने कर दिया फॉलिकुलर डेवलपमेंट। दूसरा क्या करेगा देखना, समझना। दूसरा ये करेगा, कौन करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेकंड थिंग विल परफॉर्म कि यहां पे जो ग्रेन्युलोसा सेल होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल उसे एक्टिवेट करेगा। ओके, ग्रेन्युलोसा सेल जो होते हैं उसे क्या करेगा? पूरी तरीके से एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट करके क्या बोलेगा कि क्या करेगा वो? सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन फीमेल बॉडी का बोले तो एस्ट्रोजन। ओके, तो वो एस्ट्रोजन का क्या करेगा? प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा एंड प्लस एस्ट्रोजन को सिक्रीशन करवाएगा, उसके भी सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 काम यहां पे कर रहा है। पहला काम क्या रहेगा यहां पे
कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना, दूसरा काम ग्रेन्युलोसा सेल को एक्टिवेट करने का, जिससे क्या होगा, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा। अब एस्ट्रोजन कितना जबरदस्त है, कितना काम में आता है, सब लोग जानते हैं। कोई भी प्रोसेस हो फीमेल की बॉडी में, प्यूबर्टी एज से स्टार्ट जो होती है, वो हर एक काम के पीछे किसका हाथ है, बड़ा वाला हाथ किसका है, एस्ट्रोजन का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एस्ट्रोजन, बाकी हार्मोन का सिक्रेशन बैलेंस एस्ट्रोजन, ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन, फर्टिलाइजेशन एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्मेशन एस्ट्रोजन, हर जगह पे लगता है भाई लोग, तो बहुत ज्यादा काम का। दूसरा यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, इसको थोड़ा घुमा के लेना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, क्योंकि ये यहां पे एक्ट कर रहा है ना, इसका नाम है LH, और LH तो भाई बहुत फेमस है, हीरो है तो, है ना। LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कहां से निकलता है, एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब LH डायरेक्टली जाएगा और एक्ट करेगा कहां पे, यहां का एक्ट करेगा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल पे, और वहां पे करवाएगा ओव्यूलेशन। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्या करेगा, ओव्यूलेशन करेगा, बोले तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल को तोड़ेगा और सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालेगा, बोलेगा चलो भाई निकल लो, गलती मार लो, कहां पे, फॉलिकुलर, मतलब आपकी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। पहली चीज हो गई, ओव्यूलेशन करवाएगा। दूसरा, ये LH जो है वो क्या करवाएगा, LH ओव्यूलेशन के बाद भी रुकता नहीं भाई, वो डायरेक्टली एक्ट करेगा आपके किसके ऊपर, कॉर्पस ल्यूटियम पे। कहां करेगा वो, कॉर्पस ल्यूटियम में एक्ट करेगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकलता है, बोले तो कौन सा, आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो वो प्रोजेस्टेरॉन को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा, कौन करेगा, LH। तो LH ने भी यहां पे दो एक्टिविटी कर ली, एक कर लिया ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे क्या रहता, कैसा रहता, तो यहां पे क्या कर लिया उसने, ओव्यूलेशन। दूसरा LH ने क्या कर दिया, आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, और कॉर्पस ल्यूटियम में से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन मेंटेन करना, उसको प्रोडक्शन बढ़ाना, है ना, इसका प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ाना, उसका सिक्रेशन बढ़ाना, कौन कर रहा है, ये LH कर रहा है, राइट। प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए लगता है, बेसिकली एंडोमेट्रियम वॉल के सिंथेसिस के लिए लगता है, ठीक है। और ये क्या है, कैसा, अपन पूरा समझने वाला है डिटेल में, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखा था कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन FSH LH मेल में कैसे काम में आ रहे थे, ऐसे ही अपन ने यहां पे देखा और समझने का ट्राई किया ऊपर से अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो इसको अपन अभी रफ करके आगे बढ़ने वाला है, और सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर समझने वाला है कैसा है। तो इसको अपन मिटा देता है, इसका पूरा नाम और निशान मिटा देगा, है क्या नहीं, मिटाना मांगता है, एक अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा पीछे छोड़ना पड़ेगा। चलो ये हो गया, पूरा मिटा दिया नाम और निशान। अभी अपन आ जाता है सेकेंडरी oocyte पे, ठीक है। सेकेंडरी oocyte का पूरा स्ट्रक्चर तुम लोग के सामने, ओके। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है, ऐसे अपन उसको डिस्कस कर चुका है oogenesis के अंदर, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ था उस टाइम पे, तो अपन ने क्या बोला, तुम लोग को दिखाएगा और अच्छी तरीके से दिखाएगा, ठीक है। अब ये पूरा सेकेंडरी oocyte है, अभी तक ये ओवम बना नहीं है, समझना भाई लोग। ये ओवम कब बनेगा, जब एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर लेगा तब वो बनेगा, विल डिस्कस ऑन दैट। अभी के लिए समझो कि इसमें वन बाय वन अपन चलेंगे। यहां पे सबसे ये जो दिख रहा है ना तुम लोग को, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको बोलते हैं अपन ऊप्लाज्म। जैसा सेल के अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म, जैसा यहां पे क्या रहेगा, ऊप्लाज्म रहेगा, ठीक है। तो ऊप्लाज्म में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या रहते हैं, स्टोरेज फूड होता है। क्या होता है, स्टोरेज फूड रहता है, या यू कैन कॉल रिजर्व फूड मटेरियल होता है। पहले एक चीज समझ लो कि सेकेंडरी oocyte रहता क्या है। सेकेंडरी oocyte नॉन मोटाइल होता है, राइट। प्लस उसके अंदर टेल जो होती है, जैसे स्पर्म में टेल होती है ना, तो यहां पे टेल बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए वो नॉन मोटाइल भी है, ओके। विथ कंपेयर टू योर स्पर्म, विथ कंपेयर टू द स्पर्म, सेकेंडरी oocyte जो है वो कैसा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। नॉर्मली 2 मिलीमीटर जितना उसका साइज होता है, वहां पे कितना था, नॉर्मली 50 to 60 माइक्रोमीटर, यहाँ पे 2 मिलीमीटर, तो ये बड़ा भी है, नॉन मोटाइल भी है। और यहाँ पे क्या रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल, क्या रहता है यहाँ पे, रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ही ज्यादा होते हैं, है ना, हाई अमाउंट में मिल जाएंगे तुम लोग को, जो स्पर्म में बहुत ही कम रहते हैं बेचारे, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आ रही है। और ये रिजर्व फूड मटेरियल का मेन सोर्स कौन है, बोले तो ऊप्लाज्म, ठीक है। ऊप्लाज्म में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं, जो क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte को सप्लाई करेंगे एनर्जी काम करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया है अपन ने विटिलिन स्पेस और विटिलिन मेम्ब्रेन, ओके। तो उसके सराउंडिंग में जो रेड कलर का दिख रहा है ना, रेड कलर का, उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलिपिडिक मेम्ब्रेन है, सब लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से मानते हैं इसको, बाइलिपिडिक मेम्ब्रेन है वो, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। अभी उसके बाद रहेगा यहाँ पे विटिलाइन मेम्ब्रेन, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो इंपॉर्टेंस उसका अपन बताने वाला है क्या है कैसा है, विल डिस्कस ऑन दैट। बट इतना याद रखो विटिलाइन मेम्ब्रेन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहेगा ना, सच ये वाला स्पेस जो आप लोगों को दिख रहा है, बेसिकली वो भी नहीं बोल सकता अपन, जोना पेलुसिडा और उसके बीच में जो स्पेस रहेगा उसको बोलेंगे अपन पेरीविटिलाइन स्पेस। और पेरीविटिलाइन स्पेस का सबसे बड़ा रोल है कॉर्टियल एक्शन में, कॉर्टियल एक्टिविटी जो होने वाली है वहां पे बहुत बड़ा इसका रोल रहने वाला है पेरीविटिलाइन स्पेस का। विल डिस्कस ऑन दैट क्या है कैसा है। अभी के लिए समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो तुम लोग को दिख रहा है विटिलाइन मेम्ब्रेन, उसके बीच में रहेगा पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है, ये समझ में अपने को आ रहा है। दूसरा जोना पेलुसिडा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके, जोना पेलुसिडा ये जो दिख रहा है ना तुम लोग को सनफ्लावर के जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, दैट इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा पूरी तरीके से एसेलुलर पार्ट होता है, कैसा होता है, एसेलुलर पार्ट होता है जो पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, याद रखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और समवट यू कैन कॉल जेली लाइक मिलेगा, कैसा रहेगा, जेली लाइक इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये जो है मतलब कि जोना पेलुसिडा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। जोना पेलुसिडा के बहुत सारे अलग अलग रोल है ना, वो रोल क्या है कैसा इतना हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा पेंडिंग पे रखते हैं कि जोना पेलुसिडा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें आने वाला है। पहली चीज तो ये आने वाला है, एक काम में आएगा ये इम्प्लांटेशन में, कहां पे आएगा, एक तो इम्प्लांटेशन में काम में आने वाला है, एंड दूसरा एक काम में आने वाला है यू कैन कॉल जब स्पर्म की एंट्री होती है ना, सो इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन जहां पे क्या होने वाला है, एंट्री ऑफ स्पर्म जो होगा वो टाइम पे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाला है। तो ये दोनों एक्टिविटी के टाइम पे ध्यान में रखने का कि जोना पेलुसिडा क्या है, और सर ने बताया था तो उसको एक्टिविटी अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। उसके बाद एसेस न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहने वाला है, बराबर। और ये जेनेटिक मटेरियल का कौन सा रहेगा, प्लॉइडी, इट शुड बी हैप्लॉइड ऑलवेज, है ना, क्या रहेगा प्लॉइडी इसका, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड रहना चाहिए। आप लोग को पता है स्पर्म भी हैप्लॉइड और सेकेंडरी दूसरा भी हैप्लॉइड, तभी जाके डिप्लॉइड जाइगोट बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद कोरोना रेडिएटा रहेगा, बेसिकली कोरोना रेडिएटा एक सेलुलर पार्ट है, कैसा ये सेलुलर पार्ट है जो किससे बनता है, ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हमने पढ़े ना, तो सॉरी ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें से ये बनता है, ठीक है। और ये सेलुलर पार्ट है। कोरोना रेडिएटा जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो है बेसिकली ये प्रोटेक्शन देता है ना, बेसिक प्रोटेक्शन ये फॉलो करेगा, देगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करवाएगा, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, वो हेल्पफुल है, उसके लिए काम में भी आता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देन फर्स्ट पोलर बॉडी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सिचुएट करेगी ओवर हियर, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनी थी, याद करो, फर्स्ट मियोसिस जब हुआ था, मियोसिस 1, उस टाइम पे अलोंग विद सेकेंडरी ओसाइड क्या बना था, यहाँ पे बना था फर्स्ट पोलर बॉडी, जो एज सच यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब वो इधर आगे मियोसिस 2 करेगा या फिर नहीं करेगा वो अपने को मालूम नहीं है, वो एनसीईआरटी भी नहीं बोलता है, ठीक है। सो इट्स अप टू इट कि उसको करना है कि नहीं करना है, लेकिन अपने समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी एज सच यहाँ पे रहेगी, राइट। एंड एट लास्ट यहाँ पे वेसिकल्स रहेंगे, और ये वेसिकल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टियल ग्रेन्यूल्स। वो क्या है कैसा है अपन पूरा डिस्कस करेगा, बट अभी के लिए अपने को समझ में आ रहा है कि तुम लोग को इतना स्ट्रक्चर ओवरव्यू समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीके से तुम लोग पढ़ोगे। तब तक के लिए भैया लोग मिलते रहते हैं, चलो बाय बाय, टाटा, जय हिंद।